नाम का मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे मैं सेकेंड ईयर में जो लोग हैं उनसे एक्सपेक्टेशंस मेरी रहेंगी कि वो बताएं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार प्राणायाम पढ़ चुके हैं। मैडम प्राण प्लस आयाम, प्राणों का आयाम, दीर्घता, लंबाई। यस, जीवन बिल्कुल ऊर्जा, ठीक। प्राण मतलब जीवन ऊर्जा और आयाम मतलब उसकी दीर्घता, उसको बढ़ाना। दीर्घ, हाँ, मतलब यदि हम सिंपल सेंस में लें तो प्राणायाम शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, प्राण प्लस आयाम। ठीक है। और प्राण आयाम मतलब जो हमारी प्राण है, अब उसको हम प्राण ऊर्जा बोलें, एनर्जी बोलें, या ऑक्सीजन बोलें, या प्राण वायु बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसको विस्तार देना, आयाम देना। ठीक है। अब उसको विस्तार देने से क्या फायदा होने वाला है? देखिए, ये सारी चीजें जो हैं कि लेफ्ट से लेना, होल्ड करना, राइट से छोड़ना, या हर प्राणायाम की जो अलग अलग मेथड है, ये आपको हर बुक में मिल जाएंगी। ठीक है। तो हम बुक से थोड़ा सा अलग हम वे में अपनी ज्यादा। आयु को ज्यादा बढ़ाना, तो अगर हम सांस लंबी लेंगे तो हमारी आयु का बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिसकी ब्रीदिंग जितनी स्लो होती है, उसकी जो लाइफ टाइम होता है या लाइफ पीरियड होता है, वो उतना अधिक होता है। ये एक पॉइंट बिल्कुल सही है। और क्या, देखिए, आप जब भी आपका मन बहुत अस्थिर होता है, ठीक है ना, अचानक आपको कोई ऐसा ट्रामा वाली न्यूज मिले, या कई बार आप कुछ ऐसे टास्क हो जो आपके लिए करना बहुत अर्जेंट में करना जरूरी हो, बट आप नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम है और आपने पढ़ाई नहीं की, या आप सेटिस्फाई नहीं है अपनी स्टडी से, या आप डाइस से आप लोगों के सामने बात करने से, बोलने से बहुत डरते हैं और आपको अचानक से डाइस पे खड़ा कर दिया। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपकी ब्रीदिंग फास्ट होती है। कितने लोगों ने फील किया? थम्स अप करके बताएं। जब भी कोई ऐसा टास्क आता है जो आपके लिए टफ हो, बट वो अचानक से एक क्रिएट हो गया ऐसा सिनारियो कि आपको वो करना पड़ रहा है। ठीक है। और यही कारण है कि जिसको स्टेज फोबिया होता है, उसको अगर डाइस पे खड़ा कर दिया जाए तो उसकी अपनी लैंग्वेज पे उसका कंट्रोल नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं रहती। आप कभी भी कोई भी शब्द बोल के देखिए, जब तक आप श्वास को रोकेंगे नहीं, तब तक आप वो सेंटेंस नहीं बोल सकते। कोई सेंटेंस ऐसा है जो बोल के देखें श्वास लेते छोड़ते हुए? आपको वहां पॉज देना पड़ेगा। जैसे हम मंत्रों को कैसे रेसिटेट करते हैं, मंत्र हमेशा श्वास से जुड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नमोकार मंत्र का लेते हैं, तो हमेशा नमोकार मंत्र के लिए क्या बोला जाता है कि 3 श्वास उच्छ्वास में इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन वो कैसे करते हैं कि जैसे अगर इनहेल करना तो हमने इनहेल किया, फिर एक्सेल धीरे धीरे सांस होती जाती है और हम उसके जो भी एक भाग होता है उसको पढ़ते हैं, फिर श्वास लेते हैं। लेकिन श्वास लेते छोड़ते हुए किसी भी चीज को बोल पाना, पढ़ पाना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आप एक लाइन बोल रहे हैं और उसमें आप श्वास ले भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं, करके देखें, म्यूट पर ही रहें और करके देखें। कोई एक थोड़ी सी लंबी लाइन लें, मेरे एग्जाम अप्रैल माह तक होंगे और मैं उसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर हूं। अब कोशिश करें कि इसमें कम से कम 2 लाइन है, 2 लाइन में 3 बार सांस लें और सांस छोड़ें, लेकिन आपका रिदम ना टूटे, जो आप बोल रहे हैं उसका रिदम ना टूटे। करके देखें। इज इट पॉसिबल? नहीं होगा पॉसिबल, है ना? नहीं हुआ, थम्स अप करें। जिनका नहीं हुआ, यस, है ना? इसीलिए आप देखिए, जब म्यूजिक कोई सीखता है, ठीक है, तो जब जैसे आप ये सीरियल्स आते हैं ना, सारेगामा और इंडियन आइडल, तो देखिए उसमें कई बार वो सजेस्ट देते हैं कि आपकी ब्रीदिंग की जगह परफेक्ट नहीं है। क्योंकि जब कोई म्यूजिक चलता है या जब कोई एक फ्लो में कोई चीज चलती है, तब उसके लिए एक फिक्स जगह होती है जहां पर वो जो सिंगर होता है वो श्वास को लेता और छोड़ता है। जैसे बहुत पहले वो शंकर महादेवन का एक सॉन्ग आया था जो उसने एक ब्रीथ में गाया था पूरा,
जिसको ब्रेथलेस सॉन्ग भी बोला गया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक करीब 15 से 20 लीटर की बाल्टी रखी है पानी से भरी हुई, आपको उसको उठाना है, तो ऑब्वियसली आप दोनों हाथ से उठाएंगे क्योंकि क्वांटिटी पानी की ज्यादा है। तो आप श्वास नॉर्मल चलते हुए, या कोई भी भारी चीज है, श्वास नॉर्मल चलते हुए आप उस चीज को उठा सकते हैं क्या? इमेजिन कीजिए जब कभी आपने कोई भारी चीज उठाई हो, सपोज आपका सूटकेस रखा हुआ है, भारी है, या कोई एक पत्थर है जिसको आप उठा रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? श्वास लेके श्वास को रोकते हैं और श्वास रोक के वो चीज उठाते हैं। कितने लोगों का अनुभव है? हम सब करके बताएं, है ना? मतलब आप सोचें कि नॉर्मल इनहेल एक्सेल करते हुए आप कोई भारी चीज को उठा लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसका आपकी ब्रीदिंग से कनेक्शन है। राइट? ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। मान लीजिए हम जाप करने बैठे, या मान लीजिए हम कोई बुक पढ़ने बैठे। ऑब्वियसली वो बुक कैसी है कि जैसे सपोज अभी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बुक पढ़ने बैठ रहे हैं, ठीक है, और आप बहुत तेज कहीं से भाग के आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, और आप तुरंत पढ़ने बैठ गए, क्या पॉसिबल है कि आप उस पर फोकस कर पाए? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं होगी, है ना? वो कैसी होगी? एक तो रेगुलर नहीं होगी, दूसरी नॉर्मल नहीं होगी। तो आप फोकस तभी कर पाते हैं जब ब्रीदिंग पर आपका कंट्रोल होता है। तो अब इसका मतलब आप सोचिए कि आपकी पूरी लाइफ के लिए ब्रीदिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ही हम क्या कहते हैं? प्राणायाम। तो अभी प्रेजेंट में जो रिसर्च चल रहे हैं, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर बहुत अधिक रिसर्च चल रहे हैं, जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी अधिक इफेक्टिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। और ये इसलिए भी शास्त्र मानते हैं क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या दिया? यम और नियम। ठीक है, यम मतलब क्या? आप सामाजिक स्तर पर शुद्ध हो। ठीक है, अहिंसा, हर व्यक्ति अहिंसक हो जाए तो क्राइम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सत्य, तो ये एक सामाजिक नैतिक नियम दिए कि आप पहले उनका पालन करो जो एक बड़े रूप में है। फिर उसके बाद उसको थोड़ा और सूक्ष्म किया कि नियम, आप अपने आप पर फोकस करो कि आपकी अंदर और बाहर की, जिससे शुद्धि जागृत हो। जब आप अंदर बाहर से शुद्ध हो गए, तब आप शरीर को थोड़ा सा दृढ़ बनाएं, फ्लेक्सिबल बनाएं, क्योंकि आपको आगे तक जाना है, तो उसमें शरीर के साधन के बिना आप आगे नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मंदिर में बैठ के मान लीजिए 1 घंटा आपकी पूजा में लगता है। यदि आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं है और आपका शरीर सधा हुआ नहीं है, तो वो 1 घंटे में आप 10 बार आसन बदलेंगे, और जितनी बार आसन बदलेंगे उतनी बार आपका ध्यान टूटेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसके बाद किस स्टेप को लिया गया? आसन। अब जब शरीर भी सध गया, तब अब उन्होंने बोला मन को साधिए। और सूक्ष्म आ गए हम, समाज से पहले हम अपने पे आए, फिर अपने शरीर पे आए, अब उसके अंदर आ गए, इंटरनल आ गए। तो मन को साधे मतलब कैसे साधे? आप श्वास को साध लीजिए तो मन सध जाएगा। इसीलिए देखिए, जैसे डाइस्फियर जिनको होता है, स्टेज फियर, उनको हमेशा क्या बोला जाता है कि डीप ब्रीदिंग करो, है ना? या जब कोई बहुत गुस्से में है या बहुत डिप्रेशन में है, तब भी ये हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि डीप ब्रीदिंग कीजिए। तो इसका मतलब आपको यदि मन को साधना है, तो उसके लिए श्वास पर आपका कंट्रोल जरूरी है। अब श्वास पे जब कंट्रोल जरूरी है, तो आप देखिए कि अभी तक मान लीजिए कोई 25, 30, 40, 50 जितने भी साल का है, पूरा उतने समय तक उसकी श्वास कंटिन्यू थी? कोई ऐसा तो नहीं था कि थोड़ी सी देर को डिसकंटिन्यू हुई थी? नो, है ना? सभी की, जो जितने साल का भी, उतने साल तक आपने उस सांस को कंटिन्यूशन में रखा। लेकिन क्या उतने मिनट भी
कभी श्वास पर ध्यान दिया कि वो कैसी चल रही है, किस तरह से उसका टेम्परेचर वाली वो एयर अंदर ले रही है, उसका टच क्या है? किसी ने किया तो थम्स अप करके बताएं। मान लीजिए आज कोई 25 साल का है, क्या उसने अपने जीवन में 25 मिनट भी बैठ के इसका ध्यान किया? तो मोस्टली हम जो चीज बहुत सहजता से हमको मिल जाती ना, ये ह्यूमन नेचर है, उस चीज का हम उसका रिस्पेक्ट करना या उसकी वैल्यू करना हम भूल जाते हैं। ठीक है, सभी इससे अभी अगर आपको बोलें कि चलो ठीक है थोड़ा सा मैडम 2-3 कोविड मिनट, में फील किया ना ये। वो आपकी मजबूरी थी, हम हेल्दी लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं, मैम है ना? अरंध्या योग में आके के समझा तब किया थोड़ा, वैसे तब किया नॉर्मली जब, आज नहीं। हाँ। हाँ जब आप उसके लिए अवेयर हुए, है ना? हम कब तक की बात कर रहे हैं कि जब तक हमारी अवेयरनेस नहीं थी, जैसे अब है, अब आप और अवेयर हुए तो ऑब्वियसली आप और करेंगे, है ना? लेकिन एक इन जनरल व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। तो प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा टूल है जो मन पर कंट्रोल करता है, और जब मन पर कंट्रोल होता है तो शरीर ऑटोमेटिक कंट्रोल में आता है ना? अब आप एक चीज और करके देखिएगा कभी, ठीक है? या अगर हो सके तो साइड में खड़े हो जाएं 1 मिनट के लिए और ताड़ासन करें, सिंपल जो हम ताड़ासन करते हैं करें सभी। मैं 10 काउंटिंग करूंगी, आपको 10 काउंटिंग तक रुकना है, हील्स को भी उठा के रखना है, ठीक है? चलिए शुरू करें। ताड़ासन की पोजीशन में आए, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आ जाए। अब देखिए इसमें आप स्थिर खड़े रहे, ठीक है? अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब आपको पहले आंखें बंद करना है अपनी, और फिर ताड़ासन की पोजीशन में आना है। आंखें बंद करें और ताड़ासन की पोजीशन ले लें एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। रितु जी कितनी बार हील डाउन करनी पड़ी? मैम फर्स्ट तो नहीं हो रहा था, एक बार करी, फिर उसके बाद कर तो लिया लेकिन बॉडी शेक कर रही थी। वो बैलेंस नहीं आया जो आंखें खोल के था, है ना? क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने आंख बंद की तो आपका मन इधर उधर भागने लगा। बैठ जाएं अपनी जगह पर आराम से। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है कि जो बताता है कि श्वासों से हमारा कितना रिलेशन होता है बॉडी बैलेंस का, ठीक है ना? तो जितना आप श्वासों पर बैलेंस रखेंगे, ऑटोमेटिक आपकी बॉडी उतनी बैलेंस होती जाएगी और उतनी हेल्दी होती जाएगी, ठीक है? रिसेंट में अभी एक डॉक्टर का मैं वीडियो सुन रही थी, वो कोशिश करूंगी आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगी तो आप लोग भी सुनिएगा। वो न्यूरोलॉजिस्ट है डॉक्टर, और उसने अपनी पूरी लाइफ ये ब्रीदिंग के लिए ही एक्सपेरिमेंट में, उसका न्यूरॉन्स से क्या रिलेटेड है उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उसी पर उसकी पूरी लाइफ जा रही है। तो उसने अपने एक्सपीरियंस से उसने अपने उसमें बताया है कि बोले जब मैंने भ्रामरी प्राणायाम, आप सभी परिचित हैं भ्रामरी प्राणायाम से, हमिंग साउंड जो हम करते हैं, ठीक है? तो उन्होंने बताया कि जब मैंने भ्रामरी प्राणायाम का टेस्ट किया कि वो होता क्या है, उससे क्या इफेक्ट होते हैं, तो बोले उसके पहले मैंने ईईजी की। ईईजी एक क्या होता है, एक टूल होता है जो ब्रेन में बताता है कि कहाँ पर कितनी रेज हो रही हैं, है ना? कौन सी रेज एक्टिवेट है, आपको बताई थी बहुत सारे तरह की होती हैं जिसमें मैन अल्फा बीटा थीटा डेल्टा गामा ये होती हैं, है ना? वो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। तो कौन सी रेज कहाँ पर एक्टिवेट हो रही हैं, और जितनी अधिक अल्फा रेज फ्रंटल ब्रेन पर कलेक्ट होंगी वो उतना अधिक फोकस्ड एरिया बढ़ाएंगी। तब उन्होंने जो प्री एक टेस्ट लिया और उसके बाद सिर्फ एक बार भ्रामरी प्राणायाम किया, मतलब सिर्फ एक बार, वो भी बहुत सारी बार नहीं, और उसके बाद तुरंत फिर से वो टेस्ट रिपीट किया। तो उनका जो फोकस्ड एरिया था वो 100 टाइम्स बढ़ गया। मतलब यदि एक
इमेजिनरी नंबर हम लें कि वो 100 नंबर का फोकस कर पा रही थी, तो वो जो उसकी उनकी फोकस स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, वो 1000 हो गई। ठीक है, तो इतना अधिक मतलब 10 टाइम्स इंप्रूव हो जाता है सिर्फ एक बार करने से। तो ये ब्रीदिंग पावर के इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब ब्रीदिंग पावर के लिए सबसे पहले तो है कि ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए। तो एक बहुत कॉमन सा लॉ है कि अगर आप बैलून में हवा भरेंगे तो क्या होगा, वो फूलेगा, है ना, उसका साइज बड़ा होगा। और यदि आप उस बैलून से हवा को बाहर निकाल देंगे तब क्या होगा कि वो बैलून का शेप कम होगा। तो सबसे पहला टेस्ट तो यही है कि हम नेवल पर हाथ रखें, इनहेल करें, अभी नहीं, कब, जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं और अचानक से अपना नेवल पे हाथ रखें, तो देखें कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपका जो नेवल है वो आउट हो रहा कि नहीं, पेट फूल रहा है कि नहीं, बाहर की तरफ जा रहा है कि नहीं, और जब एक्सेल कर रहे हैं तो नेवल स्पाइन की तरफ आ रहा है कि नहीं। ये टेस्ट लेकिन आपको ये अचानक से करना है, क्योंकि अभी तो मैं बोलूंगी तो आप इनहेल लेते हुए पेट को बाहर ले आएंगे प्रॉपर, है ना, और एक्सेल करते हुए अंदर कर जाएंगे। तो जब आप मान लीजिए किचन में कोई काम कर रहे हैं और अचानक से अपना हाथ रख के टेस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग सेल्फ टेस्ट कीजिए। तो फर्स्ट तो ये देखना है कि ब्रीदिंग हमारी प्रॉपर है कि नहीं है। सेकंड हमको ये देखना है कि जो हमारी यौगिक ब्रीदिंग है कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर प्राणायाम में हम यौगिक ब्रीदिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आपको दिखाती हूँ, तो यौगिक ब्रीदिंग आपको बहुत अच्छे से उससे समझ आ जाएगी। आई थिंक स्क्रीन सभी को विजिबल हो गई होगी। रितु जी विजिबल है? ओके। जी। सो देखिए, ये जो प्राणायाम है, इसमें फर्स्ट तो हमने क्या सिंपल देखा कि जब हम इनहेल करते हैं तो ये वैली आउट होती है कि नहीं, और जब एक्सेल करते हैं तो वैली इन होती है कि नहीं। ये हमारा फर्स्ट था। अब इसके बाद जो ब्रीदिंग्स हैं वो कौन कौन सी हो गई। ब्रीद इन जब करते हैं तो चेस्ट एक्सपांड होते हैं, रिब्स साइड में फैलते हैं, डायफ्राम जाता है नीचे की तरफ जिससे पेट बाहर की तरफ आ जाता है। और जब हम आउट करते हैं ब्रीथ तो डायफ्राम ऊपर जाता है जिससे नेवल अंदर आ जाती है, लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके कारण। ये एक जनरल ब्रीदिंग हो गई। अब जब हम यौगिक ब्रीदिंग में जाते हैं तो इसके 3 सेक्शंस होते हैं ब्रीदिंग के। एक तो होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग, और थर्ड होता है क्लेविकुलर ब्रीदिंग। तो ये जो 3 ब्रीदिंग हैं, ये तीनों जब हम एक साथ करते हैं तब यौगिक ब्रीदिंग की कैटेगरी आती है। मोस्टली क्या होता है कि एब्डोमिन को अंदर बाहर करते रहना, एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो जाती है। लंग्स से सिर्फ ब्रीदिंग करना, थोरेसिक या लंग ब्रीदिंग या चेस्ट ब्रीदिंग भी कहते हैं। क्लेविकुलर मतलब सिर्फ ऊपरी सतही, कि लंग्स तक भी पूरी एयर नहीं जा रही है। तो अभी प्रेजेंट में जो एक नॉर्मल व्यक्ति की हम बात करें तो वो सिर्फ मान उसके जो लंग्स की एक एवरेज कैपेसिटी है, यदि हम मेल फीमेल की डिफरेंट होती है, बट एक एवरेज कैटेगरी में जाएं तो लगभग 500 सीसी लंग्स की कैपेसिटी होती है एयर को एब्जॉर्ब करने की। लेकिन एक जनरल व्यक्ति 200 से 300 के बीच में ही इनहेल करता है। इट मीन्स कि वो अगर एवरेज देखें तो 250 यानी हाफ लंग्स को ही यूज कर रहा है। तो जब तक ये यौगिक ब्रीदिंग के फॉर्म में नहीं आएंगे तब तक वो जो लंग्स ब्रीदिंग है या एब्डोमिनल ब्रीदिंग है उसकी कंप्लीट ब्रीदिंग नहीं होगी। तो जब भी यौगिक ब्रीदिंग करते हैं इसका मतलब ये है कि पहले कंप्लीट इनहेल एब्डोमिनल ब्रीदिंग का, फिर लंग्स ब्रीदिंग और क्लेविकुलर ब्रीदिंग। और जब भी एक्सेल करेंगे तो सबसे पहले एयर आउट होगी क्लेविकुलर ब्रीदिंग की, फिर थोरेसिक की, फिर एब्डोमेन की। जिस सीक्वेंस में जाएंगे उसके अपोजिट सीक्वेंस में हम वापस होंगे। तो इस तरह से ये यौगिक ब्रीदिंग होती है। तो अब
ये जो यौगिक ब्रीदिंग है, इसको एक बार आप लोग करके देखें, क्या आप लोग कर पा रहे हैं। और उसको टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक हथेली जो है उसको नेवल पर रखें, दूसरी को इस तरह से चेस्ट पर रखें। चेस्ट पर सामने ना रख के थोड़ा सा ऐसे साइड में रखें। आप जो भी हाथ लेफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड रखें, राइट कर रहे हैं तो राइट साइड रखें, हल्का सा साइड में रखें, क्योंकि चेस्ट सामने की तरफ नहीं फैलता है, चेस्ट हमेशा ऐसा साइड एक्सपांड होते हैं। तो हल्का सा ये साइड में रखें और फिर आंखें बंद करें और धीरे धीरे इनहेल करना शुरू करें। पहले आपका जो लंग्स के पास हाथ है वो नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ नेवल बाहर जाना चाहिए जितना मैक्सिमम जा सके। जब नेवल मैक्सिमम बाहर चला जाता है उसके बाद और इनहेल करें और फिर अब आपका जो लंग्स के पास आपने हाथ रखा हुआ है वो साइड में एक्सपांड होगा। और जब वो मैक्सिमम हो जाता है उसके बाद भी थोड़ी सी ब्रीथ करें, वो क्लेविक्युलर ब्रीदिंग। कुछ सेकंड होल्ड करें उसको और फिर जब पहले एक्सेल करें तो आपके दोनों हाथ नहीं हिलने चाहिए, सिर्फ क्लेविक्युलर ब्रीदिंग होगी। फिर धीरे धीरे जो चेस्ट वाला हाथ है वो अंदर की तरफ जाते हुए लंग्स ब्रीदिंग, नीचे वाला हाथ नहीं हिलेगा। और सबसे लास्ट में नेवल अंदर की तरफ जाते हुए धीरे धीरे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। 2 से 3 ब्रीदिंग करके देखें। अब जो लोग इस ब्रीदिंग को कर पा रहे हैं वो थम्स अप करें, जिनका कंट्रोल है कि हैंड्स मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं रहे। गुड प्रीति जी। और कौन कर पा रहा है? आरती जी वेरी गुड, प्रीति जी गुड। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कर पाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका कंट्रोल नहीं होगा तो वो शायद इस ब्रीदिंग को नहीं कर पाएंगे। अब ये ब्रीदिंग क्यों जरूरी है? इनमें अलग अलग मसल्स पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। जैसे जब हम कपालभाति करेंगे तो कपालभाति करने में क्या होगा, सिर्फ आपका जो नेवल वाला हाथ है वही मूव होगा, आपके कंधे चेस्ट वो कुछ भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। कपालभाति टोटली क्या होगी? एब्डोमिनल ब्रीदिंग। लेकिन वहीं जब हम भस्त्रिका करेंगे तो केवल कौन सी ब्रीदिंग होगी? लंग्स ब्रीदिंग, है ना। तो उसमें आपका नेवल वाला हाथ नहीं हिलना चाहिए। तो इसकी थोड़ी सी जिनकी आ गई है बहुत अच्छा है, जिनका नहीं आया तो वो अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये ब्रीदिंग पर धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। मैम ठीक है? कपालभाति के बाद कौन सा बताया आपने जिसमें लंग्स ब्रीदिंग होगी? भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, तो मैम अब एक बार एक्सपेरिमेंट करा दीजिए ना इस चीज का, कि हम कपालभाति भी करके देखें और भस्त्रिका भी। बिल्कुल देख सकते हैं आप फिर से दोनों हाथों को जैसा अभी रखा था रखिए। अब आपकी जब आप कपालभाति करेंगे आंख बंद करके करिए, 20 स्ट्रोक करिए। तो आपका जो नाभि वाला हिस्सा है, नाभि पे जो हाथ रखा सिर्फ वो मूव होना चाहिए, चेस्ट वाला नहीं होना चाहिए। आंख बंद करके करके देखें। और जो नेवल वाला हाथ है वो काफी मूवमेंट होगा उसमें, वो क्योंकि नेवल पूरी तरह से अंदर जाएगी और बाहर आएगी। 20 हो जाए तो वापस आ जाए। ठीक है, फिर अब इसके बाद अभी दोनों हाथों को इस तरह से चेस्ट पर रख लें, या एक एक हाथ जैसे आप रख रहे हैं वैसे भी रख सकते हैं। अब आपको भस्त्रिका करना है, उसमें भी इनहेल एक्सेल दोनों फास्ट करना है। अभी हम क्या कर रहे थे? सिर्फ एक्सेल फास्ट कर रहे थे एफर्टफुली। अभी इनहेल एक्सेल दोनों करना है, लेकिन आपका जो नाभि वाला हिस्सा है वो नहीं हिलेगा, सिर्फ आपका ये एक्सपांड होंगे दोनों, चेस्ट वाला मूवमेंट होगा। कोशिश करें कि नाभि वाला आपका हिस्सा ना हिले, सिर्फ आपके दोनों हाथ जो हैं वो साइड में फैले और वापस आए। हाथ को मूवमेंट नहीं करना, हाथ सिर्फ रखना है। एक यहाँ रखिए जैसे अभी तक आप रखे थे ना, वैसे ही रखिए और तेजी से सांस लीजिए, छोड़िए, लेकिन नाभि आपकी ना हिले, सिर्फ चेस्ट हिले। हम नाभि पे ही आ रहा है, ये भी हमारे से तो हाँ, नाभि ही हिल रही है। देखिए जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है ना वो हम लोग हमेशा करते हैं तो एब मसल्स पर आपका कंट्रोल होता है, लेकिन लंग्स पर नहीं होता है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
ठीक है। मैम तो इसके ये लिए जब कैसे करें, क्योंकि हम कोशिश भी कर रहे हैं तो हमारा तो नेवल अंदर जा रहा है। इसके अभी लिए आप अंदर तो नहीं जाती है, नाभि अंदर तो नहीं जाती है, लेकिन एक हल्का सा स्पंदन होता है नाभि में, मतलब मूवमेंट्स होता, देखिए शुरू में हल्का सा वो चलने दीजिए, क्योंकि एकदम परफेक्ट शुरू से कोई नहीं होता ना, धीरे धीरे हमको कंट्रोल करना है। तो स्टार्टिंग में वो है तो रहने दीजिए, और जिनका बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो वो फिर क्या करें, पांचों फिंगर टिप को इस तरह से ज्वाइन करें, शोल्डर पर रखें, एल्बो को एकदम साइड में रखें। ये अब एल्बो को पूरा डाउन करें, मतलब आर्मपिट पूरा क्लोज करें विथ एक्सेल, और एल्बो को पूरा ऊपर ले जाएं विथ इनहेल। इसे फास्ट करेंगे तो धीरे धीरे उनकी लंग्स ब्रीदिंग की कैपेसिटी आ जाएगी। एक ये कर सकते हैं, दूसरा ये भी कर सकते हैं कि ऐसे हाथ रखते हुए इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर खोलें पूरा, और एक्सेल करते हुए वापस ऐसा लाएं। तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिससे आप अपनी लंग्स मसल्स पर कंट्रोल कर सकते हैं, और लंग्स ब्रीदिंग पर भी आपका जिससे कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को ये? ठीक है हाँ जी, जैजनिन मैम। जी, बोले। मैम भस्त्रिका में तो यहाँ तक रहता है, पर और जो प्राणायाम होते हैं उनमें भी यहीं तक रहता है, नीचे नाभि तक नहीं जाता। नहीं जाता, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। हर प्राणायाम में देखिए, कोई भी प्राणायाम है, जैसे अनुलोम विलोम या कोई भी प्राणायाम है, उसमें ना नंबर मैटर करता है, ना ही एक मैटर करता है कि आप कितना फास्ट कर रहे हैं, कितनी जल्दी कर रहे हैं। मैटर उसमें ये करता है कि आपकी ब्रेथ लेंथ कैसी है, और आपके होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन कैसे। क्योंकि प्राणायाम का मेन जो इफेक्ट होता है वो कहाँ होता है, कि जब आप होल्ड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा ऑल्टरनेट ब्रीदिंग देखते हैं। एक बस क्वेश्चन था। पेट तक जो हम्म। पेट तक जाता है, जैसे हम करते हैं प्राणायाम, जब उसमें भी करते हैं, ये उसमें अलोम विलोम में भी, तो वो हम पेट तक जाता नहीं, तो वो उसका कैसे होएगा कि कैसे जाए वो? ये नाड़ी शोधन भी करते हैं तो वो ओम पेट भरो। चैंटिंग, ओम चैंटिंग ज्यादा करिए, क्योंकि ओम में तीनों ब्रीदिंग यूज होती है। तो मैम जितना ओम तो चैंटिंग करेंगे मसल्स पर कंट्रोल पावर बढ़ेगा, तो धीरे धीरे होने लगेगा आपका। मैम जब जी, थोरासिक ब्रीथिंग करेंगे तो जो फिर हमारा पेट बाहर नहीं निकलेगा ना, सिर्फ बिल्कुल नहीं निकलेगा। चेस्ट ही बाहर आएगा ना? हाँ, और जब चेस्ट, कैल्विकुलर करेंगे तो हमारी सांस कंठ तक जाएगी। कंठ, तो ये कंठ उज्जयी ब्रीदिंग। प्राणायाम में क्या कैल्विकुलर ब्रीथिंग यूज होगी? नहीं नहीं, हम्म, जब तक स्पेसिफिक, जैसे कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम में स्पेसिफिक मेंशन है तभी करते हैं, अदरवाइज यौगिक ब्रीदिंग यूज करते हैं। ये तो तीनों कैल्विकुलर तरह की ब्रीदिंग, ब्रीथिंग यौगिक ब्रीथिंग नहीं, कैल्विकुलर ब्रीथिंग कौन सी कहलाती है? यौगिक ब्रीथिंग कहलाती है ना मैम? जब तीनों ब्रीदिंग को यूज करते हैं, क्लेविकुलर, थोरेसिक और एब्डोमिनल, तब यौगिक ब्रीदिंग कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम या ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। मैम हम्म, मैम, बोलिए। जैसे आपने बोला कि योगिक ब्रीदिंग में एब्डोमिनल पहले जैसे इनहेल करेंगे, पहले एब्डोमिनल में जाएगी, फिर थोरेसिक, फिर कैल्विकुलर, हम्म, और एक्सहेल करेंगे तो कैल्विकुलर पहले निकलती है, फिर हाँ थोरेसिक, फिर एब्डोमिनल। हाँ, बिल्कुल अपोजिट रहेगा उसका सीक्वेंस। जी जी, थैंक यू। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये ऑल्टरनेट ब्रीदिंग है कि हमने लेफ्ट से इनहेल किया, होल्ड किया, राइट से एक्सेल किया, फिर राइट से ही इनहेल किया, होल्ड किया, और लेफ्ट से एक्सेल किया। ये सभी को क्लियर हो गया? अब हम इसके प्रैक्टिकल पर आते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब इसमें हम ये ऑल्टरनेट ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसको हम कहते हैं, और किसी भी ब्रीदिंग का कोई भी प्राणायाम है, उसकी बेसिक चीजें यही रहती हैं। ठीक है, तो वो बेसिक चीजें क्या है, कि सबसे पहले ज्यादातर लोगों की जो प्रॉब्लम होती है वो बैठने की, सिटिंग पोस्चर। हम जैसे ही उनसे बोलेंगे कि स्पाइन स्ट्रेट करो, तो वो ये यहाँ कंधे तक का तो कर लेंगे स्ट्रेट, लेकिन सिर ऐसा डाउन रहेगा। मतलब यदि आप मुझे साइड से थोड़ा सा देखें, तो ये देखिए, ये जो सिर है ये सामने की तरफ झुका हुआ है, दिख रहा है क्या? क्योंकि अब मैं नहीं देख पा रही हूं, तो है ना? तो ये जी दिख रहा है, ये यहाँ तक तो स्ट्रेट है, लेकिन ये यहाँ से सामने डाउन हो गई।
जबकि प्राणायाम के लिए स्ट्रेट का मतलब होता है कि टेल बोन से लेके ये हेड टिप तक यहाँ हो। अब जब हम बोलते हैं कि सिर को सीधा करो तो लोग ऐसा कर लेते हैं। देखिए अभी भी ये सर्वाइकल मेरी सीधी है क्या? नहीं है। तो इसको सीधा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ऐसा होता है कि आप किसी वॉल से टिक के बैठो। सबसे पहले अपने बटक्स को, ठीक है, वॉल से टच करो, मतलब आपके कमर और वॉल के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां कोई सामने बताने वाला नहीं है कि आप सीधे बैठे हैं कि नहीं। उसका मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अपने दोनों जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उनको इस तरह से वॉल से टच कर लो। अब इसके बाद सिर में क्या होता है कि जब हम बोलते हैं ना कि सिर को टच करो तो लोग ऐसे टच कर लेते हैं। ये दिख रहा है, चिन ऊपर हो गई मेरी। क्यों करते? क्योंकि उनका थोरेसिक राउंडेड होता है, तो वो अलाउ नहीं करता। लेकिन हमको टच कहाँ करना है कि ये दोनों आईब्रोज के बीच का ये जो इसके जो पीछे का जगह है ये, इसको टच करना है। ये मतलब ये जो हमारा लोअर जा है और ये नेक, ये 90 डिग्री पर होना चाहिए, या हम ऐसा कह सकते हैं कि लोअर जा फ्लोर के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, अब यहां तक भी ठीक है, सबने यहां तक की भी पोजीशन अडॉप्ट कर ली। अब जैसे ही हम बोलते हैं प्राणायाम करो तो वो क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अनुलोम विलोम बोलते हैं। अभी क्या होता है कि जब हम लगभग इस एज में आ जा, थोड़ी सी एज बढ़ जाती है ना, तो हर व्यक्ति की आदत होती है कि वो नेक को ना ऐसे सेंटर में नहीं रखता है, या तो वो स्लाइडली ऐसे झुका के रखेगा, या ऐसे झुका के रखेगा, या ऐसे झुका के रखेगा, सेंटर नहीं रखता है। तो वो जैसे ही हम बोलते हैं प्राणायाम शुरू करो तो वो क्या करेंगे, यहां पर पुश करेंगे, ये हो जाएगा। दिख रही मेरी नेक? सभी को स्पॉटलाइट करूं क्या तो ज्यादा अच्छे से दिखेगी? एक मिनट। मैम दिख रही है। चलिए, तो उसमें क्या होगा कि वो जैसे ही शुरू करेंगे कि राइट नॉस्ट्रिल को बंद करो, वो ऐसा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद करते करते ये ऐसी हो जाएगी, क्योंकि ये हाथ दर्द करने लगता है। तो इसको अगर सामने लाते हैं तो इसमें खिंचाव पड़ता है, ठीक है। तो इस हाथ को इसी साइड ले जाके, ये प्राणायाम की पोजीशन होती है 99% लोगों की, ठीक है। तो जब आप अकेले बैठ के करेंगे और आप इस पॉइंट को वॉल से टच कर रहे हैं, इसका मतलब ये जैसे ही हिला या डिस्टर्ब हुआ, इसका मतलब आपने अपने नेक को गड़बड़ किया है, उसकी पोजीशन, ठीक है। अब इसके बाद में हाथ की मुद्रा कैसी रहेगी? हमेशा जो राइट हैंड से ही करना रहता है। जो हमारा राइट थंब होता है, इससे हम राइट नॉस्ट्रिल को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जो रिंग फिंगर होती है, इससे हम लेफ्ट को, और बची हुई बीच की जो 2 उंगली हैं इनको हम ऐसे भी रख सकते हैं। और सबसे अच्छी पोजीशन ये रहती है, इससे क्या होता है आपको यहाँ सपोर्ट मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है प्राणायाम करने के लिए, ठीक है। रितु जी आप फेस डाउन की हैं, ऊपर उठाएं चिन को, आपकी पोजीशन गलत है। अभी मैम कर नहीं रही थी मैं, मेरा तो हाथ भी टेबल पर था। अच्छा ठीक है ठीक है, सॉरी, मैं सोची आप कर रही हैं, सॉरी ना। तो ये पोजीशन और मुद्रा प्राणायाम की होनी चाहिए। और उसमें ये ध्यान रखें, क्योंकि हम शुरुआत ऐसे ही करते हैं, 1-2 बार करते करते ये हाथ ऐसे हैंग होते हुए थक जाता है, तो धीरे धीरे ये पोजीशन आ जाती है। तो कोशिश करें गोद में पिलो रख लें, या ऐसा कुछ रख लें जिसपे आप ये रेस्ट कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप अपने दूसरे हाथ की हथेली को इस पे रेस्ट करा लें, है ना, जिससे इस हाथ को सपोर्ट मिलता रहे और वो उस साइड को नेक ना जाए, ठीक है। अब इसके बाद सवाल आता है कि ब्रीदिंग कैसी हो। तो आप ये सोच सुन के शायद आश्चर्य करेंगे कि जो जनरल पब्लिक है या जनरल लोग हैं, वो जो लगभग इनहेल को वो अधिक करते हैं, एक्सेल कम करते हैं, ठीक है। प्राणायाम में हमको इसको बिल्कुल रिवर्स करना रहता है। लेकिन फिर वही बात की, मान लीजिए हम 20 साल के हैं, 20 साल तक हमने कुछ भी नहीं किया, तो अचानक से तो वो रिवर्स हो नहीं जाएगा। धीरे धीरे करना पड़ेगा ना आपको, एक एक स्टेप लेते हुए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट कैसा होता है कि आप अपना एक स्केल तय करें, क्योंकि वो स्केल सबका अलग होगा। तो बिल्कुल हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई इतने से ही करें या इतने से ना करें,
ठीक है, अब वो स्केल कैसे आप फिक्स करेंगे? मान लीजिए हम ऑल्टरनेट ब्रीदिंग लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने 5 इनहेल किया, 5 होल्ड किया, 5 एक्सेल किया, फिर 5 इनहेल किया, 5 होल्ड किया, 5 एक्सेल किया, ये तो एक राउंड हो गया। ऐसे 5 राउंड करिए, क्योंकि जब हम फर्स्ट राउंड करते हैं तो 5 बहुत इजीली कर पाएंगे, सेकंड में थोड़ा टफ होगा, थर्ड में थोड़ा टफ होगा। अब मान लीजिए आप 5th राउंड तक आते आते आप 4 तक आ गए, कि आप 4 ही इनहेल कर पा रहे हैं, होल्ड कर पा रहे हैं, फोल्ड एक्सेल कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इस 4 को आप अपना स्केल मान के चलिए। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, वो 4 से शुरू करना है और हर 2 से 3 दिन के बाद एक नंबर बढ़ाते जाना है। जैसे आपने 4 से 3 दिन किया, फिर उसके बाद 5 किया, ऐसे हर 3-4 दिन में आप एक नंबर बढ़ाते जाओ, और ऐसा बढ़ाते बढ़ाते आपको कहाँ तक आना है, 16 तक, 16। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि 16 इनहेल किया, 16 होल्ड किया, 16 एक्सेल किया। ठीक है, ये थोड़े स्टेप्स बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, और ये जरूरी नहीं हम हर के लिए यही फॉलो करें। अब जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हम उसकी होल्डिंग नहीं कराएंगे, उसका हम क्या कराएंगे कि इनहेल 5 किया तो एक्सेल भी 5 करें, है ना। तो ये डिपेंड पर्सन टू पर्सन करता है, लेकिन एक अपन ये जनरल ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम जिनको करा रहे हैं वो हेल्दी है। ठीक है, अब जब ये 16 16 16 आ गया आपका, ठीक है, 16 इनहेल, 16 होल्ड, 16 एक्सेल। अब आपको क्या करना है कि हर एक नंबर, ये तो 16 ही रहेगा, लेकिन आपका जो होल्ड है उसमें 2 प्लस कर देना है, मतलब कितना हो जाएगा, 18, और इसको भी 18 कर देना। तो ऐसे 2 नंबर बढ़ाते हुए आपको कहाँ तक ले जाना है, 16 का डबल, मतलब 32 तक। ये सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अभी आपका इनहेल 16 है, एक्सेल 32। देखिए ये बहुत सालों में होगा, ये ऐसा नहीं होगा कि कोई 1-2 महीने में या कुछ तो भी चमत्कार होने वाला है। अब आपका क्या स्केल मेंटेन हो गया, 16 32। ठीक है, अब आपको 16 इन, अब 32 होल्ड भी रहेगा आपका, क्योंकि 2-2 बढ़ा रहे थे आप, है ना। आपको 16 इन करना है, 34 होल्ड करना है, 32 एक्सेल करना, मतलब जो होल्डिंग टाइम है उसको 2 प्लस करके कहां तक लाना है, 64 तक। मतलब आपका फाइनल रेशो क्या होना चाहिए, यदि हम 1 मानते हैं तो 1-4-2 का रेशो होना चाहिए। 1 इनहेल, 4 टाइम्स होल्ड, 2 टाइम एक्सेल। क्लियर हुआ ये सभी को? हम सब करके बता दें। मैम एक बार लास्ट कवर बोलेंगे कितना, 16 हुआ +2 रहेगा। होल्ड में +2 बढ़ाएंगे, क्योंकि 16 का डबल 32 तक हमने एक्सेल तो मेंटेन कर लिया, हमारा 16 32 आ गया है। अब सिर्फ होल्डिंग को बढ़ाना है और 64 तक लाना है। मतलब आप कोई भी नंबर लें, उसका रेशो क्या आना चाहिए, 1-4-2। और जब ये 1-4-2 आ जाता है, तब इसको और इम्प्रूव करके क्या करना है, 1-4-2-4, मतलब श्वास लेने के बाद भी 4 टाइम छोड़ना। यानी प्राणायाम सिद्ध तब कहलाता है जब अगर हमने 1 मिनट 1 सेकंड को सांस ली, 4 सेकंड सांस रोकी, 2 सेकंड श्वास को छोड़ी, और अगेन 4 सेकंड के लिए होल्ड किया। मैम ये ऑल्टरनेट ब्रीदिंग का बता रहे हैं ना? कोई भी प्राणायाम का ज्यादातर रेशो यही होता है, सिर्फ जैसे कुछ भस्त्रिका, कपालभाति ऐसे हैं, उनको अगर आप छोड़ दें तो सारे प्राणायाम का रेशो यही होता है। मतलब एक्सेल से ज्यादा हमें होल्डिंग पे ध्यान देना। हाँ, एक्सेल डबल तक, मतलब अगर 1 सेकंड का इनहेल है तो उसके 4 टाइम होल्ड होना चाहिए, उसके 2 टाइम्स एक्सेल होना चाहिए, और अगेन उसके 4 टाइम होल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो मैम यहाँ तक पहुंचना बहुत टफ होता है, इजी नहीं होता है। हमको भी कहने में बड़ा शायद इजी लग रहा है सुनने में। मैम जी जैसे हाँ। आपने कहा 1:4:2:4, तो मैम ये जो 2 है
इसमें हम अपना पूरा सांस निकालेंगे या हाँ, थोड़ा एक्सेल, ब्रीद आउट, कंप्लीटली ब्रीद आउट। कंप्लीटली, मतलब वो जो 2 की रेशियो है 1:4 के बाद जो 2 है वो कंप्लीटली ब्रीद आउट होगा, ब्रीद आउट फिर उसमें मतलब होल्ड 1 करेंगे फिर इनहेल 1 करेंगे। आपका ब्रीद इन, हाँ जी, ठीक है, 4 आपका क्या हो गया, अंतः कुंभक, होल्ड, फिर जो 2 है वो कंप्लीट एक्सेल। एक्सेल, और फिर 4 जो है वो बाह्य कुंभक, ओके, मतलब मैं ठीक है मैम, है ना, मतलब मतलब 2 आपके उसके बाद 4 फिर हम वाले, इनहेल करेंगे। हाँ वो कुंभक है जो 4 है, 2 ब्रीद आउट है, 1 ब्रीद इन है। ठीक है मैम। ठीक है मैडम प्रीति मेरा जी, चीज होल्ड तो पूछिए। अच्छा हो जाता है, एक्सेल नहीं होता अच्छा, एक्सेल और इतना लंबा नहीं प्राणायाम कर का पाते, तो होल्ड कम कीजिए, मैं वही तो बोल होल्डिंग रही तो हूँ। ज्यादा जैसे हो मान जाती है। लीजिए आपने शुरू किया कि आप 5 इनहेल कर रहे हैं, आप 20 होल्ड कर ले रहे हैं, लेकिन 10 एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो होल्ड को 20 की जगह 10 कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। वही मैं बोल रही हूँ कि ये जो स्केल है ये सबका डिफरेंट रहेगा, मैम किसी का भी एक कॉमनली मैं नहीं बता सकती हूँ, है ना। मैम क्योंकि जब एक्सेल करते हैं ना तब ये होता है कि एक मिनट, फटाफट, एक एक बोलिए। हाँ मैम जब साक्षी जी, एक्सेल करते हैं ना तो ऐसे हम्म, होता है कि श्वास को फटाफट निकाल लो। वही कंट्रोल होना चाहिए एक्चुअली, वही कंट्रोलिंग होना चाहिए, और एक्सेल ही स्लो होना चाहिए। सारिका जी बोले, आप कुछ बोल रहे थे। एक्सेल करने के बाद भी होल्ड नहीं होता है, फिर ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंदर कुछ है ही नहीं, जल्दी से सांस ले लो। नंबर कम करिए ना, कम नंबर से शुरू करिए, लेकिन कंट्रोलिंग आनी चाहिए, ठीक है। शुरू में हो सकता है जैसे अभी आप करते हैं तो आप खूब लंबी सांस ले लेते होंगे, खूब लंबी सांस छोड़ लेते, लेकिन जब आप इस मेथड से करेंगे तो आप हो सकता है 5 से शुरू करेंगे और 3 पर पहुंच जाएंगे 5th राउंड तक, तो आपका वो 5 स्केल नहीं है, आपका स्केल क्या है, 3 है, और फिर 3 से आपको धीरे धीरे बढ़ना है। तो इसीलिए हमने ये बताया कि आप कैसे अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं और अपने स्केल को खुद कर सकते हैं फिक्स कि क्या होना चाहिए, और सेम यही इम्प्लीमेंट होगा नाड़ी शोधन में, भ्रामरी में, सूर्य भेदी में, चंद्र भेदी में, उज्जाई प्राणायाम में, सभी में यही रूल फॉलो होगा, ये बेसिक रूल है। प्रीति जी कुछ बोल रहे थे आप। मैम एक चीज पूछ रही थी कि जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं, हालांकि जब हमें छोड़ने का आता है तो हम एकदम से छोड़ देते हैं उसको, अगर हम प्रैक्टिस करें तो क्या हम उसको जैसे थोड़ा छोड़ा फिर रोका, फिर छोड़ा फिर रोका, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं नहीं, छोड़ते बिल्कुल हुए? नहीं। हमेशा जो सांस लेना और सांस छोड़ना उसको ऐसा बोला गया है पुराणों में कि एक तारतम्य होना चाहिए, जैसे तेल की धार रहती है ना कि कहीं नहीं टूटती है, वो वैसे ही इवन उसकी स्पीड में भी फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि सांस लेने छोड़ने की भी एक स्पीड होती है ना। तो जितना स्लो मोशन में हम ले रहे हैं उतनी ही स्पीड से छूटना चाहिए। फिर जो आपकी मैम ब्रीदिंग है वो जहां तक स्पेशल कोई इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए तब तक वो साउंड लेस होनी चाहिए, मतलब वो आपको श्वास लेने छोड़ने की आवाज आपको खुद को भी ना सुनाई दे। नहीं तो ज्यादातर लोग कैसे करते हैं, ज्यादातर लोगों का ये रहता है, तो वो साउंड लेस होनी चाहिए, साइलेंट होनी चाहिए। हाँ, कौन कुछ बोल रहा था। मैम मैं बोल रही थैंक थी, यू मैम। जी बोले, क्या होता है, कमल श्री जी बोले। सांस तो अच्छे से हम इनहेल कर लेते हैं और होल्ड भी हो जाती है मुझसे, लेकिन जब हम छोड़ते हैं ना, छोड़ने में थोड़ा सा क्या रुक रुक के, वही जो प्रीति दी है वो प्रॉब्लम आती है, उसको कमल श्री थोड़ा जी वही वही मैं बोल रही हूँ कि आप श्वास लेने का स्केल कम कीजिए। मान लीजिए आप 10 तक सांस ले रहे हैं, 20 तक रोक रहे हैं, और फिर आप धड़ाम से सांस छोड़ दे रहे हैं, तो आप उसको 5 पे ले जाइए ना, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। नहीं मैम, तब ये वो जब 1 और 4 और 2 का भी रेशियो कर रहे हैं ना, तो भी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही है, कम में भी आती है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस धीरे धीरे, कंट्रोलिंग जैसे जैसे आएगा धीरे धीरे वैसे वैसे ये चीजें सॉल्व होती जाएंगी, है ना। मैम मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं स्टार्टिंग में करती हूँ कोई भी प्राणायाम, तो मेरी कैपेसिटी बहुत अच्छी लगती है, और धीरे धीरे मतलब करते करते एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे कैपेसिटी कम हो रही है। इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि आपको 5th राउंड की कैपेसिटी अपने स्केल के लिए लेनी है, नहीं तो मैं ये भी कह मैम सकती थी ना एक बार करके देखो और ले लो। मैडम एक बार इसका भी एक्सपेरिमेंट करा दीजिए हम लोगों के लिए। करा देती हूँ। कीर्ति जी आप क्या बोल रहे हैं। मैम जब ब्रीथ इन करते हैं और फिर होल्ड किया
तब ऐसा महसूस होता है कि जो होल्ड अपनी ब्रीथ है वो पूरी बॉडी में फैल रही है। हाँ, बिल्कुल फिर वो एक्सपांड होती है। चलिए इसका हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं ऑल्टरनेट ब्रीदिंग का। तो सबसे पहले तो आप लोग सिटिंग अपनी प्रॉपर कीजिए, आंखें बंद कीजिए, और आज हम एक 5 काउंटिंग को लेके चलेंगे। ठीक है, मैं आपको काउंटिंग दूंगी, आपको उस हिसाब से ब्रीदिंग को ऑपरेट करना है, और ये देखना है कि आपकी 5th वाले में क्या काउंटिंग आती है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी की 4 आने लगी काउंटिंग, तो वो 4-4-4 का रेशो मेंटेन करके अपना आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, मेरी काउंटिंग के लिए नहीं रुकेगा, मेरी काउंटिंग के लिए वही रुकेंगे जो 5 पे आ रहे हैं। जिनकी कम हो रही है तो वो अपनी कम काउंट करके और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रॉपर स्पाइन स्ट्रेट करके बैठे, आंखें बंद, दोनों हाथों को किसी एक मुद्रा में रखें। सारिका जी मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ करें, सारिका जी इंस्ट्रक्शन के साथ करें, आगे ना बढ़ें। सविता जी आगे ना भागें, मैं काउंटिंग दे रही हूं, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। आंखें बंद करें, पूरा फोकस अपने आप पर रखें, धीमी गहरी लंबी सांस लें, और जैसे हम फूंक मारते हैं लिप्स को राउंड करते हुए धीरे धीरे पूरी एयर को बाहर कर दें। धीरे करना है आपको, जितना धीरे कर सकते हैं उतनी धीरे 3 बार करें। गहरी लंबी सांस नॉस्ट्रिल से लें और दोनों लिप्स को राउंडेड करते हुए बिल्कुल धीरे स्लो मोशन में एक्सेल करें। किसी भी तरह का आपको कोई जर्क नहीं फील होना चाहिए। ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। राइट हैंड को ऊपर उठाएं और राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। मैं 5 काउंटिंग करूंगी, तब तक इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, out 1 2 3 4 5, in 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, out 1 2 3 4 5, second in 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, out 1 2 3 4 5, in 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, out 1 2 3 4 5, third in 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, out 1 2 3 4 5, in 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, out 1 2 3 4 5, fourth in 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, out 1 2 3 4 5, in 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, out 1 2 3 4 5, last in 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, out 1 2 3 4
5 in 1 2 3 4 5 hold 1 2 3 4 5 out 1 2 3 4 5 हाथ को नीचे ले आए, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। आईज ओपन कर लें। अब इसमें मैं पर्टिकुलर, चूंकि इसमें मुझे नाम लेके ही बोलना पड़ रहा है, जैसे प्रीति जी, रितु जी और एक दो लोग और भी हैं जिनके नाम यहाँ नहीं है। तो सिटिंग पोजीशन करेक्ट बहुत कम लोगों की सही है, ज्यादातर लोगों का अलाइंड और सिमेट्री नहीं है बॉडी की, है ना। जैसे स्वाति जी आपकी चिन ज्यादा हाई थी, है ना। तो इस तरह से आप कोशिश करें प्राणायाम जब भी करें तो वॉल का सपोर्ट लेके करें, तो आपकी अवेयरनेस बनी रहेगी कि आपका अलाइनमेंट क्या है। क्योंकि प्राणायाम का सबसे अधिक अगर हमको बेनिफिट चाहिए तो बॉडी अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। अब जिनके 5 तक पूरे 5 राउंड हुए हैं वो थम्स अप करें। यस सीतू जी, ओके ओके। अब 4 तक जिनके हुए हैं वो करें। और कोई ऐसा है क्या कि जिसका 2 तक हुआ है? ज्यादातर लोगों के 4-5 पर मूव हुए हैं, है ना। तो अगर आपका 4-5 पर हुआ है, यदि आज 5 पर हुआ है क्योंकि मैंने काउंटिंग फास्ट की थी, तो आप अपने स्केल को 4 माने और कल से 4 से प्रॉपर प्राणायाम शुरू करें, डेली करें इसको, है ना। और जिनका जो भी नंबर हुआ है उस नंबर से वो अपना शुरू करें और धीरे धीरे जो चीजें बताई हैं उनको फॉलो करें। और प्राणायाम में कोशिश करें कि 16 तक लेकर आए, नहीं तो 10 तक तो लेकर ही आए, ठीक है। मैडम अभी कितने राउंड करने हैं? देखिए इसमें राउंड का महत्व नहीं है, महत्व यह है कि आपके मसल्स पर कितना कंट्रोल है, आपकी ब्रीदिंग पर कितना कंट्रोल है। मैंने पहले भी बोला था कि प्राणायाम में राउंड का कोई महत्व नहीं है। जैसे हमने अभी बताया था कि भ्रामरी एक बार किया, परफेक्शन के साथ किया तो 10 टाइम्स फोकस बढ़ गया। तो परफेक्शन, योग हमेशा टेक्निक आप कितनी अच्छी फॉलो कर रहे हैं उस पर उसके बेनिफिट्स डिपेंड करते हैं, है ना। लेकिन एक स्टैंडर्ड अगर हम लेके चलें तो 5 तो कम से कम आप करिए, 5 राउंड्स, है ना। तो इसको आप कंटिन्यू डेली करिए और देखिए एक हफ्ते में कम से कम 2 बार तो नंबर्स को प्लस कीजिए 1 नंबर से, और देखिए आप एक हफ्ते तक 2 नंबर प्लस कर पाते हैं कि नहीं, जो 5 तक आज इजी कर पाए। अच्छा एक बात और भी है कि जो आज बहुत इजीली 5 तक कर पाए, हो सकता है वो 7-8 तक भी इजीली कर पाए, है ना। आज तो मैंने चूंकि एक ग्रुप में किया था इसलिए एक 5 एक स्टैंडर्ड ले लिया था। तो जो 5 तक इजीली कर पाए वो उसको बढ़ा के भी देखें, शायद वो और आगे तक भी अच्छे से कर पाए। तो अपना स्केल खुद फाइंड आउट करिए और उसके बाद इस वीक में आप देखिए कम से कम आप 2 नंबर प्लस कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। साक्षी जी बोले, कुछ बोलना चाह रहे? मैम हाँ जी मैम, एक चीज मैंने एक्सपीरियंस की इसमें, जैसे मैं इनहेल कर रही थी 5 हो गया था, बट होल्ड भी हो गया, पर जब एक्सहेल कर रही थी ना तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं 5 से ज्यादा एक्सहेल कर सकती हूँ। वही मैं बोल रही हूँ, जैसे अगर आप 5 से ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं ना तो आप 6 नंबर को लेके ट्राई करें, है ना। मैंने अभी यही बोला क्योंकि यहाँ तो हम एक जनरल देख रहे थे ना, तो इसीलिए हमने 5 लिया है। हो सकता कोई 10 को भी लेके कर ले, मैम क्योंकि इसमें सबकी डिफरेंट होगी ना कैपेसिटी, हाँ जी है मैम, ना। तो इसमें आप मैंने एक कि मैम मेरे ना एक रिदम सेकंड नहीं था एक सेकंड एक का मैम। बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं सभी की सुनूंगी। एक सेकंड, हाँ मैम साक्षी जी। इसमें एक इशू और आया मेरे को, जैसे पहले मैं सांस ले रही थी तो मेरी चेस्ट तक जा रहा था, चेस्ट और कंठ बस यहीं तक था। 4th में आके मेरे को सांस, मतलब जब इनहेल कर रही थी तो मेरे को जैसे थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके जैसे हम करते हैं ना, उस तरह से हुआ और प्रेशर चेस्ट पे था। 5th में ये हुआ कि आराम से, मतलब इनहेल हो रहा था, सिप सिप करके नहीं हुआ और चेस्ट से नीचे गया। हाँ, ये जो प्राणायाम करें इस तरह से करेंगे ना तो आपकी ब्रेथ लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ेगी,
धीरे धीरे, है ना। लेकिन कोई भी ये एक्सपेक्ट ना करे कि अचानक से बहुत अच्छा हो जाएगा, हाँ जी ये धीरे धीरे करेगी। हाँ स्वाति जी। थैंक यू मैम। मैम जैसे ना काउंटिंग पे ध्यान रखते हैं तो फिर हम ये वाली जो एब्डोमिनल मतलब योगिक ब्रीदिंग है कि हमें ये जो काउंट प्रेफरेंस मतलब ऐसे करना है कि पहले एब्डोमिनल में जानी चाहिए, तो उस पर से ध्यान छूट जाता है। और अगर हम इस पर ध्यान रखते हैं तो काउंटिंग पर से ध्यान देखिए छूटता है। शुरू में काउंटिंग पर ध्यान रखिए, जब आप काउंटिंग पर पकड़ हो जाएगी तो आप मसल्स पर आइए, ठीक है। तो ऐसे धीमे धीमे करके आप अपनी प्रैक्टिस, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको बढ़ा पाएगी, ठीक है। तो शुरू में खुद अपने अपने प्रति उदारता को थोड़ा सा दर्शाएं कि ठीक है चलो ये छोड़ रहे हैं लेकिन हम मैक्सिमम कर रहे हैं। लेकिन जब एक बार काउंटिंग की रिदम बन जाती है ना, एक एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक लेने लगता है। जैसे होता है ना, वो कार चलाना सीखते हैं तो शुरू में हम बहुत ध्यान रखते हैं कि अरे कोई सामने आ गया, अभी ये पैर इस ब्रेक पे ले जाना है और पुश करना है। अगर हम 6 महीने चला चुकते हैं तो पैर ऑटोमेटिक चला जाता है, फिर हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस से ही आपका परफेक्शन है। जी कमलश्री जी। हाँ मैम, जो आपने मैंने बताया था कि प्रॉब्लम वो रिदम से नहीं, सांस को हम एक्सेल कर पाते, वो प्रॉब्लम मेरी थोड़ी इस समय सॉल्व हुई कि आपके हिसाब से किया तो आराम से मेरी रिदम के साथ सांस में बीट आउट कर पा रही थी। और जैसा हाँ साक्षी दीदी ने बताया, जैसा साक्षी जी ने बताया था ना कि पूरी मतलब कि सांस मेरी भी जैसे कि पहले कंठ तक जा रही थी और फिर पूरा मैं तीनों योगिक ब्रीथिंग, तीनों ब्रीथिंग्स हो हाँ, रही थी। मतलब ब्रेथ लेंथ धीरे धीरे बढ़ती हुई फील कर रहे थे आप लोग, है ना। तो इसीलिए आपको ये एक दिया है, मैंने एक व्यू दिया है, क्योंकि प्राणायाम तो आप लोग भी करते होंगे लेकिन उसकी टेक्निक्स क्या है शायद वो नहीं समझ आ रहे थे, तो इसीलिए ये व्यू दिया है। तो इसको फॉलो करें, 1 हफ्ते तक पूरा अच्छे से करें, फिर नेक्स्ट मंडे हम डिस्कस करेंगे कि क्या इफेक्ट्स, मैम कल है ना। क्लास क्योंकि रहेगी आपकी? हाँ हाँ सेम रहेगी ना कल। आगे का और भी प्रैक्टिकल पढ़ना है कि नहीं? मैम नहीं पोस्चर पढ़ना का है तो छुट्टी कर बताएं। देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैम पोस्चर मैम कहाँ पर आपकी गलत क्लास था? वैसे भी मिस करने का मन नहीं करता, मन करता है आप रोज ही ले लो। नहीं अभी कंटिन्यूशन में रहेगी क्लास, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों की रहेगी जब तक फ्री हैं आप, ठीक है। क्योंकि ये चीजें अगर नहीं भी आपके कोर्स में है और आप सीख लेते हैं तो मुझे लगता है एक समय का उपयोग ही है, जी मैम। ठीक है ना। मैम मैम आप पोस्चर हमें का सिखाइए बताइए तो कहाँ नहीं, गलती थी? बस आप एक हमें एक करके, छोड़िए मत। एक एक करके मैम आप बोले। हमें छोड़िए मत, आप हमें सिखाते ही रहिए। बिल्कुल। मैम यूनिवर्सिटी के ऑफ रहते हैं ना, हम समय हो जाती है, एक्चुअली दो जल्दी हो जाती एक है साथ हो एक्चुअली। रहे हैं ना, अब आपने इसलिए वो कराया ना। रितु जी आप बोले। मैम एक तो पोस्चर का बताएंगे कि कहाँ गलती थी, क्योंकि कुर्सी पे बैठे हुए नहीं समझ आ रहा। हाँ वो आप वॉल से सट के करेंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आज आप वॉल से सट के आप लोग ट्राई करिएगा, फिर यदि नहीं आता है ना तो कल अपन उस पर डिस्कशन कर लेंगे। पहले और एक आप मैम, खुद फाइंड आउट करके देखिए। मैम आपने मेडिटेशन क्लास की बात की थी, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे, वो 1 जनवरी से शायद। हाँ तो आप लोग बता दीजिए कितने लोग हैं क्या है, तो उस हिसाब से फिर हम आगे प्लान कर लेते हैं। एक्चुअल में आपने पूछा था उस दिन की प्राणायाम योगा और मेडिटेशन तीनों चीज कौन करना चाहता है, तो उसके लिए तो आ गया था कि कौन कौन है उसमें। हम्म। लेकिन आपने बोला था शाम का टाइम, तो शाम को